Shocking cover religious profiling. Fringe groups identification drive. Dhaba staff told remove pants, provide ID. Gopal aka Tajammul made to apologize. Dhaba worker speaks out on stripping. Asked to act as Hindu to mislead yatris. वसीली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल। हाँ झूठ नहीं बोलना। कौन सा गांव आपका? बजोड़ी जहाँ बैठा। बजड़ी का। तो उस दिन आपने क्यों बताया था गोपाल? नहीं देखो ना होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। Pant Utaro template for cover route. That is our top focus on 5 Live. It's religious profiling that we're putting the spotlight on as far as the Kavod Yatra here is concerned. We're getting you details of what's going on. As far as the Yatra is concerned, the Yatris are involved. I'm Sneha Mordani. This is 5 Live. And we'll begin this edition with some news coming in from the national capital. There seems to be some amount of relief, perhaps, inside for Delhi car owners with end-of-life vehicles to get some time, to get some breather. It's a statement that has come in from a minister in Delhi, where Parvesh Verma has said Delhi is facing problems, will approach air quality control body. He said Delhi people are facing problems regarding end-of-life vehicles. Delhi government will meet the CAQM regarding this. There are a lot of problems regarding the ANPR camera. I'm going straight across to Sushant Mehra for more details. सुशांत, बस 2 दिन हुए थे कि ये न्यू बैन जो इम्प्लीमेंट हो गई थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि पुरानी गाड़ियाँ, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल की गाड़ियाँ हो, वो 10 या 15 साल से पुरानी सड़कों पर नहीं चलेंगी। लेकिन हम जानते थे कि दिल्ली वालों को इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। क्या कहना है मंत्री का इस समय? देखिए, दिल्ली सरकार ने ये साफ कह दिया है कि जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को लेकर के नियम लागू 1 जुलाई से हुआ था कि दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर इनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, उससे अगर कहा जाए तो थोड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। सरकार की तरफ से CAQM को पत्र लिखा गया है, उनसे मुलाकात भी करने के लिए सरकार जा रही है और अपनी बात जो है वो सामने रख रही है। सरकार का ये कहना है कि जो सिस्टम ANPR कैमरास इंस्टॉल करने का दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग पेट्रोल पंप्स पे लगाया गया था, उसमें कई सारी तकनीकी खराबियां हैं। इसके साथ साथ अगर दिल्ली के अंदर ये नियम लागू हो रहा है तो उसके अलावा जो NCR है, चाहे वो गुरुग्राम हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, वहां पर ये नियम जो है वो नवंबर में लागू होना है। ऐसे में जिन लोगों के पास एंड ऑफ व्हीकल है वो दूसरे पड़ोसी राज्यों पे जाकर के पेट्रोल जो है वो भरवा सकते हैं और दिल्ली में गाड़ी चला सकते हैं। और पेट्रोल पंप पर अगर वो गाड़ी भरवाने के लिए जाते हैं, उसका कोई सिस्टम जो है वो सरकार के पास अभी फिलहाल नहीं है, जिसके कारण इस जो पॉलिसी है उसको थोड़े दिनों के लिए रोकना पड़ेगा। यानी नवंबर तक इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जाएगा। अगर एक CAQM कहता है कि इसको लागू ही करना पड़ेगा, तो उसके कई सारे अलग एस्पेक्ट्स हैं, उनको लागू करेगी सरकार। सरकार का ये कहना है कि अगर कई सारे लोगों की शिकायतें ये आती है कि उनके व्हीकल की जो मेंटेनेंस है वो काफी अच्छी है, उनका पोल्यूशन का लेवल जो है वो काफी ज्यादा खराब नहीं है, ऐसे में उनकी एंड ऑफ लाइफ जो है वो 15 साल और 10 साल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका स्टेटस जो है वो उनके पेट्रोल और डीजल का जो व्हीकल का जो स्टेटस है, पोल्यूशन का किस स्तर पर है, उसके अकॉर्डिंग उनकी मियाद जो है वो गाड़ियों की बढ़नी चाहिए कि आगे वो गाड़ी चला सकते हैं नहीं चला सकते। लेकिन सुशांत, यहाँ पर जो बात हो रही है वो ऐसा लगता है कि तैयारी इसके लिए पूरी तरीके से नहीं की गई थी, क्योंकि कैमरास इस समय तरीके से चल नहीं रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात 2018 में की थी कि इस तरीके से बैन हो तो दिल्ली में गाड़ियों का जो पोल्यूशन है उससे पोल्यूशन काफी कम हो जाएगा। तो सरकार ने इसके लिए तैयारी क्यों नहीं की? देखिए, सरकार का मानना था कि हम ये तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं। दिल्ली के करीबन 520 पेट्रोल पंप्स हैं, उसमें 490 पेट्रोल पंप्स पर ये तमाम कैमरास जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए थे। लेकिन दिल्ली की जनता जो थी वो इस चीज को लेकर के काफी नाखुश थी, क्योंकि इस तरीके की परेशानी जो है वो लोगों को आ रही थी कि कई सारे लोगों के जो फिटनेस है गाड़ियों का वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उनका एंड ऑफ लाइफ 15 साल और 10 साल हो रहा है। इन्होंने आम आदमी पार्टी पर, पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की कई सारी पॉलिसीज थी जिनको इम्प्लीमेंट दिल्ली सरकार ने, पिछली सरकार ने नहीं किया। उसका खामियाजा जो है वो दिल्ली सरकार को जो है वो इस वक्त और दिल्ली की जनता को अब भुगतना पड़ रहा है। प्राइवेट जो कार डीलर्स थे उनके साथ साठगांठ जो है वो पिछली सरकार ने करी, जिसके कारण ये जो नियम थे 2018 के बाद से ही लागू होने चाहिए थे, लेकिन पिछली सरकार ने
ये लागू नहीं किए, लेकिन अब जब लागू किए गए हैं तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की एक किरकिरी भी जो है वो हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा है कि इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पूरा टेक्निकल सिस्टम है जिसमें कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं वो पूरी तरीके से सही से काम नहीं कर रहे, गाड़ियों को पूरी तरह से ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण गाड़ियां ट्रेस नहीं हो पा रही है। और गाड़ी अगर ट्रेस नहीं होगी तो निश्चित तौर पर पोल्यूशन का लेवल में जो कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि सरकार इस पूरी पॉलिसी को एक तरीके से ठंडे बस्ते में जो है वो डालने जा रही है। लेकिन इसके अलावा ऑप्शन क्या है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? क्योंकि ये तो इस समय एक्सपर्ट्स के ऊपर भी निर्भर है कि वो इस प्रस्ताव को कैसे देखते हैं, क्योंकि इस समय ये सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है कि इनकन्वीनियंस है लोगों को, और ऐसे कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर व्हीकल जो है अच्छे कंडीशन में है तो उनको क्यों हम आखिर में डिस्कार्ड करें। निश्चित तौर पर सरकार का भी यही मानना है कि अगर व्हीकल का जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है या फिटनेस अगर बेहतर है तो उसको दिल्ली में गाड़ी जो है वो चलने की इजाजत जो है वो दी जाए। जिसकी हालत बेहद खराब है, पोल्यूशन का स्तर अगर बेहद खराब है तो उनकी एंड ऑफ लाइफ को भी ध्यान में रखा जाए, पोल्यूशन का जो स्टेटस है उसको भी ध्यान में रखा जाए, उसके बाद ही ये जो स्कीम है इम्पोज होनी चाहिए। हालांकि फिलहाल अगर देखा जाए अभी ये 1 नवंबर तक के लिए जो स्कीम है वो अभी फिलहाल, क्योंकि ये देखना गलत नहीं होगा कि सरकार की तरफ से जो तैयारियां होनी चाहिए थी शायद वो पूरी तरीके से तैयारी सरकार की नहीं थी, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं एक बैकफायर जो है वो सरकार को करता हुआ नजर आ रहा था। यही वजह है कि सरकार अब इस पर विचार जो है वो कर रही है। इसमें कितनी सारी गाड़ियां जो हैं सुशांत वो इफेक्ट हुई थी, और ये क्या उन लोगों ने पहले असेसमेंट नहीं कर पाए थे कि जो कई सारी ऐसी जो लोग हैं गाड़ियां हैं वो आखिरकार नोएडा में या कई और रीजन में भी जाके फ्यूल भरवा सकती है अगर उन्हें भरवाना ही है। कई लोग जो हैं वो नोएडा गुड़गांव में रहते हैं लेकिन दिल्ली आते हैं काम के लिए और वाइस वर्सा। देखिए, सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां थी, सरकार के पास पूरा डाटा है, सरकार को ये भी पता है कि कितने जो गाड़ियां हैं वो दूसरे राज्यों से दिल्ली के अंदर एंटर करती हैं, और कई सारी सरकार को ये भी मालूम है कि दिल्ली में कितने व्हीकल्स हैं जो एंड ऑफ लाइफ हो चुके हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ये पॉलिसी जो है वो लेकर के आई थी, क्योंकि ये ऑर्डर जो था वो एनजीटी का था, उसके बाद CAQM जो है उसको लागू करना चाहती थी। सरकार इसके अंदर एक बॉडी थी जिसमें उसको ये नियम लागू करवाना था, उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस भी थी। दोनों के पास ये पूरा डाटा था कि कितने गाड़ियां जो है वो डेली बेसिस पर NCR से दिल्ली में एंटर करती हैं और कितनी गाड़ियां जो है वो दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर रोजाना पहुंचती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर अगर देखा जाए तो गाड़ियां जो है वो काफी कम नजर आ रही थी। इक्का दुक्का गाड़ियां ही जो है वो पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल भरवाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इसमें सरकार को ये भी नजर आया कि जो सिस्टम लगाया गया है पेट्रोल पंप्स में वो पूरी तरीके से कारगर नहीं है। वो या तो गाड़ियों को ट्रेस नहीं कर पा रहा है, और अगर ट्रेस नहीं होंगी तो निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं वो कहीं ना कहीं पेट्रोल भरवाते हुए नजर आएंगे, दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़ाएंगे। तो इसीलिए सरकार अब इस पूरे मामले के ऊपर एक बार फिर से विचार करने का मन बना रही है और CAQM से मुलाकात करेगी और अपनी बात जो है वो सामने रखेगी। फिलहाल अब ठंडे बस्ते के अंदर ये पूरा नियम जो है वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ठंडे बस्ते में इन द सेंस दैट इट इज गोइंग टू परहैप्स बी पुट इन फैक्ट right now in cold storage. In fact, we are going straight across to Parvesh Verma. Let's take a listen. और एक पीछे ये बात आई कि इनको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी पीछे 10 साल में जो सारी खराब पॉलिसीज बना के गई, आज उनको दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है और उनके साथ में हमको भी भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ तो व्हीकल से 15 साल का उनसे शुल्क लिया जाता है और उसके बाद में कहा जाता है कि 10 साल में आपकी लाइफ को ख़त्म कर देंगे। तो ये जो इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए बनाकर गए, इस पे हमको पब्लिक से बहुत ज़्यादा शिकायत मिल रही है और हमारी दिल्ली सरकार इस समय जनता के साथ खड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता के साथ खड़ी हैं। हम आज CAQM से बात करने जा रहे हैं, उनको पत्र लिख रहे हैं और दिल्ली की जनता का विषय, उनकी चिंता उनके विषय में डाल रहे हैं, उनके संज्ञान में डाल रहे हैं
और हम इसके बारे में क्या क्या आगे करने जा रहे हैं वो आपको विस्तार से मनजिंदर सिंह सिरसा जी बताएंगे। धन्यवाद। परवेश जी ने आपको जानकारी दी किस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने न्यू कार डीलर से मिलकर दिल्ली के अंदर लूट करी। उसका मैं आपको एक जीता जाता उदाहरण अभी पढ़ के सुनाऊंगा। ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 20/2/2024। 20/2/2024 को दिल्ली की सरकार ने नॉर्म्स बना दिए कि दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई की गाड़ियों को कैसे उठाया जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे खत्म कर दिया जाएगा। मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बकायदा एक पॉलिसी बनाकर उनके ऊपर तुगलकी फरमान, जैसे औरंगजेब का फरमान होता था, उसी तरह का फरमान दिल्ली की सरकार ने क्या जारी किया। The enforcement agency should conduct continuous enforcement drives for phasing out end-of-life vehicles from public places of Delhi and should send daily report। रोज की रिपोर्ट दो और पब्लिक प्लेसेस से भी उठा के उनको लेके जाओ। The end-of-life vehicles found playing on parked in public places will be impounded, seized by enforcement agency and shall be handed over to the for seizure memo। उनको इंपाउंड कर दिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। देखिए तुगलकी फरमान क्यों किया जा रहा है। ये सब 10 साल तक दिल्ली की अकेली देश की ऐसी स्टेट है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा राजधानी है, ऐसा यूटी है जिसके अंदर 10 साल और 15 साल के व्हीकल चलना पे मनाही है। और दिल्ली की सरकार ने जानबूझकर इस ऑर्डर को फर्दर इंप्लीमेंट किया, बजाय कि जाके सुप्रीम कोर्ट को और एनजीटी को बताते और काम नेक करते जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम होता। इसकी बजाय उन्होंने नए कार डीलरों से पैसा लेकर उनसे लेन देन किया और उस लेन देन के एवज में ये कानून बनाकर रख दिया। ये देखिए अगली, यहां तक ही नहीं रुके, उन लोगों ने प्रोसीजर भी तय कर दिए। क्या कर दिए? हर व्हीकल को अंडरटेकिंग देनी होगी कि जो बैंड एनसीडी के अंदर वो कंफर्मेशन नंबर डालकर और ये बताएगा कि मैं दिल्ली में क्या एनसीटी में भी नहीं चलाऊंगा ये गाड़ी। मतलब इनको एनसीटी की भी चिंता थी। ठीक है। एंड ऑफ लाइफ वेल शुड बी इंपाउंडेड फॉर सेकंड टाइम। अगर पहली बार उसका चलान करेंगे लेकिन दूसरी बार तो उसको वापस ही नहीं करेंगे, उसकी गाड़ी को इंपाउंड कर लेंगे। और यहां तक कह दिया कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा उसको तो हम पहली बार में ही इंपाउंड कर लेंगे, पहली बार में उसको इजाजत भी नहीं देंगे छोड़ने की कि वो बाहर भी कहीं लेके जा सके, ये भी इजाजत नहीं देंगे। फिर क्या किया हमारे यहां पर, आप सुनकर हैरान होंगे, कोई स्क्रैप का यूनिट ही नहीं है और स्क्रैप के रेट भी तय कर दिए। 90% ऑफ दी फिलिस स्क्रैप कंपोनेंट जो है उसके तहत गाड़ी को बहुत मुश्किल, अगर कोई मर्सिडीज गाड़ी भी होगी उसको भी 80-90 हजार रुपया मिलेगा। ये क्यों किया गया? नई गाड़ियों के साथ, नए डीलरों के साथ हाथ मिलाकर किया गया। और यहीं नहीं रुके, एएनपीआर कैमरे लगा दिए क्योंकि डीलरों ने आके कहा नई गाड़ी वालियों ने कि भैया तुम्हें पैसे दिए हैं, गाड़ियां अभी भी कम उठ रही हैं। बोले अच्छा हम और उठाते हैं, हम ये करते हैं कैमरे लगा देते हैं पूरी दिल्ली के अंदर। पूरी दिल्ली में कैमरे लगवा दिए और कैमरे लगाकर उनके माध्यम से चुन चुनकर अब गाड़ियों को हटाया जा सके उसका इंतजाम किया गया। और पर्दे के पीछे क्या कहा जाता है बार बार कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनजीटी ने कहा। कभी किसी ने पूछा भाई सुप्रीम कोर्ट एनजीटी को तुमने जाके बताया कि दिल्ली और देश के अंदर अगर बाकी जगह पर मान्य नहीं है कानून तो हमारे पे लागू क्यों हो रहा है? आपने जानबूझकर दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ाने का काम किया ताकि ऑर्डर जो है पक्का ही लागू हो जाए और नई कंपनियों से पैसे मिलते रहे। आज हमने रेस्पेक्टेड चेयरमैन उनको ये जानकारी दी है कि जो ये एएनपीआर कैमरे लगाए थे, सीयूकेएम के चेयरमैन साहब को हमने अभी चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनको हमने बताया कि जो एएनपीआर कैमरेस लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है, अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं बताना चाहता हूं पढ़कर।
while the automated number plate recognition system cameras have been installed at most of the fuel stations, the system lacks the requisite robustness required for such crucial system. Some of them are crucial issues related to technological glitch, camera placement, sensors not working, speakers manipulation. ये स्पीकर्स भी मैनिपुलेटेड हैं, ये भी कोई चल नहीं रहे, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा, ये माल फंक्शन एक अलग से है। इसके साथ ही सेंसर्स की प्लेसमेंट, ये सब चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड भी नहीं है, एनसीआर के डेटा के साथ अभी तक इंटीग्रेटेड भी नहीं हो पाए। इसके साथ साथ एंड ऑफ लाइफ जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि HSP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो HSRP प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। हमने यह भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी एनसीआर के अंदर भी ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबोस्ट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। हमने बताया कि दिल्ली की सरकार पोल्यूशन के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए हैं, डस्ट मिटिगेशन के कदम उठाए हैं, फ्यूल पोल्यूशन के लिए हमने काम किया है, हमने PM 2.5 को कम करने के लिए काम किया है। हमने बताया कि किस तरह से दिल्ली की सरकार इस साल 70 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने जा रही है। हमने बताया कि किस तरह से PUC जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, उसको हम और मुस्तैदी से जानकारी ले रहे हैं, थर्ड पार्टी उसकी जानकारी लेके। पिछली सरकार ने जो स्कैंडल उसमें भी किया था, उस तरह का कुछ ना हो, उसके लिए भी हमें पक्का कदम उठा रहे हैं। हमने ये भी बताया मैंडेटरी किया गया, हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर एंटी स्मोक गन्स लगाई जा रही हैं और उनको मैंडेटरी कर दिया गया है। हमने बताया कि किस तरह से दिल्ली की सारी PWD की सड़कें जो हैं वो मैकेनिकल रोड स्वीपर के माध्यम से अब साफ की जाएंगी, ताकि PM 2.5 डस्ट जो है पार्टिकल्स ना बने, और साथ में इनके साथ एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकलर्स भी इंटीग्रेटेड होंगे, ताकि दिल्ली के वातावरण को और स्वच्छ किया जा सके। हमने जानकारी दी कि 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की जितने भी कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन है, उसको मैंडेटरी कर दिया, उसको हमारी 14 नॉर्म्स को लगाना, पूरा करना, और साथ में हमारे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल के पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना, ताकि वहां पे भी PM 2.5 को रोका जा सके, वो ना बढ़े, नॉर्म्स के मुताबिक रहे। हमने बताया कि हम प्रिवेंटिव कदम उठा रहे हैं एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के लिए। कैसे? हम जल्दी ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल से पहले एडवांस में उनको जानकारी दी जा सके, 1 महीना पहले, 3 महीने पहले, ताकि उनको पता हो कि उन्होंने अपनी गाड़ी को यहां से रिमूव करना है, दूसरे स्टेट में अगर ले जानी है। ये सारी जानकारी का भी हमने सिस्टम बनाया, और दूसरे स्टेट से ऐसी गाड़ियां ना आए, नेबरिंग स्टेट्स के अंदर भी हम इस माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको जानकारियां देंगे। इनके चलते हमने उनको जानकारी दी है, because of the technological and extremely complex system and lack of integration and with neighboring states, there is a public discontent and outcry. In these said circumstances, it is not feasible to implement this system where fuel is being denied to EOL end of life vehicles identified through ANPR installed at petrol pumps in Delhi. हम उनको जानकारी दी है कि इसके चलते ये इस ANPR को इम्प्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना अभी फिजिबल नहीं है। इसलिए जो बाकी स्टेट्स के अंदर जब आप बाकी जिस तरीके से NCR के अंदर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ साथ में तब तक हम भी अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इसको जानकारी लेकर, इसको अपग्रेड करके, इसके टेस्ट करके, इसका एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी पूरी जानकारी लेके एक पूरा सिस्टम रोबस्ट हो जाए, उसके बाद ही इसको भी हम भी इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। All right, I'm going to go straight across to Piyush for more details. Piyush, this has
taken a political turn now, but tell us a little about the fact that it was the Supreme Court that had suggested this, and the Ministry of Environment of the Government of India, the central government, was involved in, making these rules around the end-of-life vehicles and also defining end-of-life in that sense for vehicles. Right now, we have the BJP government in Delhi blaming the previous AAP government here, isn't it? Well, certainly we are now seeing as to how the government, Delhi government, is forced to take back this decision. Remember that there was a lot of outcry and discontent among the people, and the minister himself has also, acknowledged that yes, the people in Delhi are not happy when they are denied fuel to end-of-life vehicles, and that is why the government has to withdraw its decision. Remember that in 2018 itself, the Supreme Court had directed authorities to implement this decision, following which the NGT had also stepped in, but the governments could not implement it. But Delhi government, when it implemented, and now we are seeing that there's a lot of outcry and discontent among the people. On 1st of July, we also reported from one such petrol pump in Delhi, where we have seen as to how the Delhi government has installed multiple CCTV cameras. Speakers have been installed to ensure that no diesel or petrol is provided to end-of-life vehicles. But after 2 to 3 days, we are now seeing as to how the Delhi government is facing a lot of problem. People are reporting this issue. Social media is filled with all such posts where it is criticizing the government for implementing this, and that is why the Delhi government has come out and decided to withdraw this decision. It is also saying that till the time there is no complete implementation of this entire plan in NCR areas, also in areas of Noida, Gurugram, Faridabad, till the time it is not implemented, then it is not feasible to implement at whole in a national capital, and that is why the government is withdrawing it. At the same time, Minister has also acknowledged, Minister Sirsa, who is also Environment Minister, he has also acknowledged that there is a lack of integration with the cities those are there in NCR. The point here is that you have a BJP government in Uttar Pradesh, you have a BJP government in Haryana, you have a BJP government in other, in Rajasthan also. Okay. You can have a better integration, but that is not happening, and that is why the government has taken back this decision, which, okay, it is going to give sigh of relief to few vehicle owners, but it is not good in larger terms, because again, yes, there are vehicles which cause pollution, and that is why the government had to intervene and decided to not give vehicles. All right. Now it's a U-turn in that sense that they have taken first, they rolled this out, and now they are pulling this ban out, essentially saying that it was the Aam Aadmi Party previous government that had in fact compelled the enforcement of this particular ban, and we were forced in that sense, but it's not working out is what the BJP government is now saying. I'm going to leave it at that. Piyush Mishra getting on those details at this point in time. Moving on, there's in fact been fair amount of concern, remember, around the Kavod Yatra. The controversy has erupted already as expected. In Muzaffarnagar, a dhaba staffer was asked to remove his pants to prove his identity. You heard that right. He said the owner told him to use a Hindu name, but his real name is Tajamul. With emotions running high, can peace be maintained during this year's Yatra? We delve deeper. Kavod Yatra is once again mired in controversy. The UP government diktat directing shop owners to display their nameplates during the Yatra has sparked tension. On June 29th in Muzaffarnagar, a dhaba staffer was allegedly asked to prove his religious identity. Tajammul, the staffer, says the dhaba owner had advised him to use the name Gopal for safety. But when a group of men stormed into the eatery, things quickly escalated. पैंट तारी उन्हें ना, पैंट तारी नंगा कोशिश करी पे तेरी उन्हें ना, मैं फिर पैंट तार दी थी, देखो मेरी. Hindu groups have now entered the scene. They are claiming that some vendors are deliberately using fake Hindu names to mislead customers. जो भी मुस्लिम अपने नाम से खाद्य पदार्थ की दुकान नहीं चलाता, वो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से या
सनातन धर्म के लोगों के नाम से चलाता है, यदि सनातन धर्म के लोगों को इस बात की जानकारी हो तो वहाँ अपने आप ने जाकर के उसका जो जानकारी है वो पुलिस प्रशासन को दे दें। Politics is also escalating. MIM chief Asaduddin Owaisi has called the incident a sign of growing intolerance. ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? The BJP hit back. मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की कदर करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होता है। हिंदू धर्म को नष्ट करने, उसको लांछित और अपमानित करने वाले ये वही लोग हैं जिनके लिए हलाल का जमाल तो सबसे ऊपर है। और यहां पर अगर केवल नेम प्लेट को सामने रख लिया जाए तो ये कह सकता हूं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं को हलाल करना और उधर हलाल का जमाल ऊपर करना, ये इनकी राजनीति का कमाल है। Kawad Yatra, a religious procession, is now spiraling into a communal flashpoint. Bureau Report, India Today. Vaccine war intensifies. Government goes all guns blazing against vax doubters. Medical experts clear the air. AIIMS declares COVID vax is safe. Support science, say doctors. Vax not behind heart attacks. Well, it's a message loud and clear from medical experts. Science has spoken. Our vaccines administered against COVID-19 was safe. Remember, so much concern that has been around, and social media has been abuzz with a lot of conversation around heart attacks linked to COVID vaccines. Now, we've also had political and government representatives make this claim. Remember, Karnataka Chief Minister said that deaths in Hassan district in Karnataka has got to do with the COVID-19 vaccine. And that's the reason why the Government of India, the Union Health Ministry, Delhi's prestigious AIIMS and the Indian Council of Medical Research have all stepped in and said that the vaccine is safe. AIIMS spoke today. There was a detailed press conference. This report has more. The All India Institute of Medical Sciences has finally addressed the swirling questions. And the answer on whether the vaccine is killing people is a clear no. Top doctors from Delhi's AIIMS say there is no scientific evidence linking COVID vaccines to sudden cardiac arrest. In fact, the data points in the opposite direction. The vaccines were used, they were used in a large number of people, and they were effective, जिससे कि they had a lot of benefit in preventing the excess mortality, जो lives were prevented. तो अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में ये बात करें कि रिस्क बेनिफिट प्रोफाइल, तो जो बेनिफिट वैक्सीन्स प्रोवाइड करती हैं और जो वैक्सीन्स ने बेनिफिट प्रोवाइड किया उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है. और जहाँ तक जैसे बात की अभी डॉक्टर नारंग ने भी कि सडन कार्डियक डेथ पे भी कुछ ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने जितनी भी कोविड वैक्सीन अभी तक यूज़ हुई हैं उनका एक रिव्यू करके डेटा सिस्टमेटिकली रिव्यू करके कि क्या कोई एक्चुअल में सिग्नल है सडन कार्डियक डेथ से. हार्ट के भी जैसे बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, सडन कार्डियक डेथ से कोई क्लियर एसोसिएशन ऐसा उन स्टडीज़ ने क्लियर शो नहीं किया है जो भी इस स्टडी के बारे में बताया. Over 13 billion doses have been given globally. 37 vaccines have been approved by various regulators, 12 by the World Health Organization. According to AIIMS, those who got both doses had a 49% lower risk of sudden death. So what then is causing heart attacks in the young? So in younger persons, there are two kind of diseases or disease group we should be aware of. One are the rhythm problems.
Now, rhythm problem, the heart structurally is all right, but they have some rhythm problem. Microscopically, the cells, they have got problem in their channels, and that sometimes leads to irregular heartbeat, and that irregular heartbeat leads to cardiac arrest, and the person can suddenly die. So then another important group where there is a structural heart disease in younger persons, and that is called hypertrophic cardiomyopathy. About the COVID, it was clearly shown that those who got COVID vaccines, they were actually having less risk of sudden heart death. Those who got two doses lowered the odds of unexplained sudden death by 50%, 49%. The hazard ratio was 0.51, that is 49% reduction in incidence of death was there. Add to this the power of social media. Every tragic moment now captured and shared instantly. AIIMS says these deaths happened before too. We just weren't filming them. Pathologists are digging deeper. AIIMS has also conducted over 300 autopsies from sudden deaths during and after COVID. The most common cause of sudden death, especially in young individuals of aging 18 to 45 years, less than 45 years, more than 18 years, is the cardiovascular system. So in that, if you see, around 2/3 of cardiovascular causes are coronary artery disease, atherosclerosis. And we found that almost all young patients who died due to coronary artery disease, more than 50% of them had some evidence of smoking and alcohol habits. When you took the history, more than 50%, that is really worrisome in the present scenario. And all of them, they had evidence of vaccination prior. Maybe some had 2 doses, some had additional booster doses, some had single dose of vaccination. All would had evidence of vaccinations. Sudden deaths happened pre-COVID too. The pattern, experts say, hasn't changed. Vaccines aren't killing young people. Bad lifestyle choices, hidden health problems and misinformation might be doing more harm than this shot ever could. With Milind Sharma in Delhi, Bureau Report, India Today. All right, I'm going straight live across to Chandrakant Laharia. He is public health and policy expert. Thank you so much for your time, sir. Dr. Ramakant Panda, cardiac surgeon, is also joining us. Thank you as well for your time here. I want to begin by asking Dr. Ramakant Panda, what do you make of this chatter that we are seeing now? In fact, it's been ongoing for a while now. The government, All India Institute of Medical Sciences, ICMR, has done much to clear the air around these heart attacks. What do you have to say? What's your opinion on this conversation with our vaccines being linked to heart attacks? There is absolutely no scientific evidence that the vaccine are the cause for this heart attack. You have to understand that more than almost 120 crore people got the vaccine first dose, almost 80-90 crore people got the second dose. When such a huge number of people get vaccine, there's this causal relation. If you, without vaccine also, 120 or 90 crore people, you are going to have certain amount of complications, heart-related complications, heart attack. More importantly, what's happening is, what I see in my practice, I started practicing 30 years back. I'll see once in a year a patient who is 30 years old who has a heart problem. Today, I see patients every day. It has happened before COVID, is slowly increasing. So it is largely extent to do with our lifestyle, smoking, tobacco, food habits, late nights, lack of exercise. More to food, our lifestyle, our lack of exercise, other reasons rather than vaccine. There is absolutely no evidence. I strongly recommend people not to listen to that. This is absolutely no scientific evidence. It is more related to our lifestyle that is leading to this problem. You know, Chandrakant Laharia, coming to you, the manner in which the vaccines were rolled out, the usual process takes up to even a decade sometimes to actually figure out a vaccine against a disease. But in this case, things were very different. I mean, this was a global emergency at the end of the day, the pandemic, which, by the way, hasn't ended, and hence the urgencies. World over, vaccines were made in, record times and, record durations in that sense. All the work was expedited. But corners were not cut, is what is now being said, was said by the government even then, and is being said even by them even now. Well, so we should not worry about that those vaccines were expedited. What we need to remember,
that even though those vaccines were released or came within 1 year of the detection of virus, but the platforms which were being used to develop those vaccines, viral vector or mRNA vaccines, those platforms were in the research for more than 2 decades. Right. And those platforms were effectively used. That's part one. Coming to the COVID-19 and the cardiac illness and deaths, we need to remember or break this into 2 parts. One part is that we definitely know that if someone had developed COVID infection, I'm talking about COVID-19 infection or disease, then the person had a higher risk of developing various organ-specific disease, including cardiac disease, heart disease, kidney disease, because COVID virus or SARS-CoV-2 can increase the risk of developing 210 type of different conditions which can affect any organ. But when it comes to vaccines, at least the 2 vaccines which have been used in India, Covaxin and Covishield, viral vector and inactive vaccines, they were not known to associated with the increased cardiac risk, but it was a lot in the news and misinformation, and people like because of the these incidents of sudden cardiac deaths which were highlighted, people were incorrectly blaming to the vaccines, but there was no scientific evidence. Right. As AIMS press conference also highlighted, that vaccines have a much are given in the comparison of benefit and risk. So COVID-19 vaccines definitely had a far greater benefit than the risk associated. And there were risks with any vaccine, but the not risk associated with the cardiac illness or sudden cardiac attack. You know, Dr. Ramakant Panda, this was said in the past as well, that if there would be any, side effects of the vaccine, it would be seen almost immediately. And these serious side effects, the government has reiterated, were really rare. What's your point of view on this? I mean, at the end of the day, these vaccines are given 3 years ago. To having now linking it to, deaths right now in the country is actually bizarre, isn't it? Absolutely. Whatever evidence so far seen that if at all most of the symptoms are mild, and the vaccine that happens to mRNA vaccine, usually it is 1 or 2 weeks after the vaccine, not after 3 years. That occurs in very mild, very rarely you get a major complication. Younger people happens, but only within 2 weeks, not after that, not after 3 years. There is absolutely no evidence at this stage to show that vaccine has anything to do with increased risk of heart attack. Dr. Panda, but what can happen after 3 years is the fact that the infection per se caused inflammation, didn't it? And many medical experts are of the opinion that it's COVID which could be leading to these problems. And that is still under the realm of research. Yes, at this stage, again, there is no scientific evidence that COVID, again, most of the patients completely recover. They do not have any signs or any evidence of inflammation after COVID. There is a very small percentage of people who have signs of inflammation for a longer period, but usually for 3 years is very rare. Now that inflammation again precipitates in people who already had pre-existing heart problem. People who are having no heart problem, this thing causing after 2-3 years, very, there is no scientific evidence I'll tell you right now. Okay. I want to ask you, it's also been said by AIMS today and several times by medical experts about the fact that, these heart attacks were happening even earlier. It's just that lifestyle diseases and the age that we see it in the younger population now. We see diabetes in the younger population. We see obesity. We see colon cancer. We see fatty liver, for example, in the younger population. Similarly, we are seeing heart ailments in the younger population. It has been happening. There's a pattern to it. And that these deaths were there in the past. But right now, it's just getting amplified because of the fact that populations have received vaccines. And also that there is social media. Now, you can make a video of every tragedy that plays out before you. Is that correct? Absolutely, absolutely. This because it got more, because social media, people are also become very conscious about it. The social media has played a big role in making it more viral, but the incidences were there. You can see, I'm practicing for 30 years. I've seen consistently, slowly increasing rise of heart disease in younger people. So it has happened before COVID, it has happened after. It's only that people know more about it because social media, and especially when you see this kind of very alarming things, people get very quickly viral, and people think that everything related to COVID vaccine. There's absolutely no scientific evidence. There's no sudden increase after vaccine. It is all related to lifestyle. Dr. Panda, you make an important point because heart disease just does not manifest in the form of a cardiac arrest and death. There are heart ailments that get diagnosed
and also get, rectified in a way that there is treatment for it. You did mention that over a period of time, you're in general seeing that younger people are coming to you with heart problems. Is that correct? Absolutely. As I told you, 30 years back, I'll see a younger person once in a year, somebody 30 years of age. Today, I see every single day. Okay. So sometimes I see 2-3 patients who are 30, 32 years, sometimes 25 years age also. Okay, that's And an important point. Yes. Lifestyle, there's something else also, lifestyle related, especially smoking, tobacco, and working very late hours, especially those who are IT or finance industry. I see quite often. My younger patients, large number of them are from IT and finance industry because they work very late night, very long hours. A lot of people smoke, then they eat a lot of food which is very bad for the heart. It's everything related to lifestyle. There's no evidence whatsoever. Again, I'll try to reiterate that COVID vaccine has nothing to do with it. At this stage, at least, no scientific evidence. There's no scientific evidence, right? Dr. Lahari, an important point that Dr. Panda has made there, that he's seen this over a period of time, but it does seem that the vaccine has become a soft target here. But what about the vaccines that India was wanting and the opposition at that point in time? And there were many even within the country saying that, let's try and get hands on the Moderna or the Pfizer vaccine. And what we know right now is that it's mRNA vaccines that are in news for all the wrong reasons, including a lot of litigation in the United States that these vaccines are now dealing with. Battles that pharmaceutical companies are fighting in courts in the US over what did the mRNA vaccines do to the populations that received it, isn't it? What's your take on that? So, let's focus upon the vaccines which we had in India and all these platforms, no matter which vaccine platform is there. These vaccines are always given in comparison of benefit and risk. At that point of time, all the vaccines which were being administered for COVID-19 were beneficial and the risk was very limited. Even the COVID-19 viral vector vaccine, the Covishield, was proven to have shown some higher risk of vaccine-induced immune thrombocytopenia. So these each of the vaccines, no matter which vaccine, it has certain inherent low risk of certain adverse events. But when benefit is greater, we administer them. Let's take a point that these vaccines, none of the vaccines which have been used in India are associated with the increased heart attack or sudden cardiac arrest. Fair enough. And they are safer vaccine. And at present, like in India, no COVID-19 vaccine is recommended. We probably do not need COVID-19 vaccines for any new variant. We would not need the COVID-19 vaccine in the future, probably. So we need not to worry about it. As far as mRNA vaccines are considered, they are an important tool in the fight against COVID-19 because they can be quickly tweaked. So in a future scenario, when there is a viral, a new variant which is virulent and which is causing severe disease, those vaccines could prove a useful platform. Okay. So of course, they are associated with a certain increased cardiac risk, but then that point of time, benefit is greater than risk, then it will be worthwhile using those vaccines also. So we should not discount mRNA vaccines also. Right. All right. Should not discount mRNA vaccines. Importantly, Dr. Panda, what are your thoughts around mRNA vaccines and other vaccines that were given outside of India? At the end of the day, all of them, we have to remind our viewers, was cleared by the World Health Organization. The emergency use authorization had come through before these vaccines were rolled out in the population. Isn't it, Dr. Panda? Yeah, absolutely. I agree with my co-panelist. If you look at the risk of COVID versus the benefit we got, the so-called complications rate is so low. It is risk benefit is the benefit of vaccine is way, way better than the risk that is caused. So I totally agree that even mRNA also, though in India we have not used, there has been a lot of concern about it. Still, the benefits far, far, far outweigh the risk that these vaccines cause. All right, Dr. Panda, Dr. Chandrakant Lahari, I'm going to thank you both for joining in, sharing your views with us. Undoubtedly, like you've heard from the doctors themselves, there has been an increase in the number of patients, younger patients reporting to doctors with cardiac problems, with health problems related to their heart. And it's just not manifesting itself in the form of a heart attack, but also other problems associated with the heart. Lifestyle diseases being seen in the younger population, that has increased.
So how can the heart then be spared? The heart also is involved, and that's the reason why younger population is now also succumbing to heart disease. It's got no link with the vaccine. I think that is something that has been said by the government, by India's top medical institutes like the Indian Council of Medical Research, like the prestigious All India Institute of Medical Sciences, and all the medical experts on India Today who've been talking at length about how the vaccine was safe. Well, because we put the focus on social media and the videos that have been doing the rounds, we'll just in fact take our viewers through details of what we have seen over the last few days. Deaths of ostensibly healthy, fit individuals dropping dead. These are videos that we keep seeing almost on a daily basis. There have been a dozen and more of these videos in the past few months. A look at the recent ones. A 35-year-old man in Faridabad collapsed and died during a gym workout. Heart attack was suspected. CCTV footage of this incident has also emerged. Pankaj collapsed and died during a gym workout. CCTV pictures of this raising once again questions about fitness-related cardiac arrest. The tragedy took place at the Shrotana Wellness Gym in Sector 9 in Faridabad. But before that, a little more on what you see on your screens are pictures from Firozpur in Punjab, where a batter suffered a heart attack after hitting a six during a cricket match. The victim, identified as Harjeet Singh, died immediately. The video begins with the batter preparing to face a delivery, goes on to whack it for a six, as you can see on your screens. However, after completing this shot, he walks to the middle of the pitch, where he goes down on his knees and collapses. Seeing him go unconscious, the rest of the players rush to his help and attempt CPR. He fails to regain consciousness, dies instantly. The video surfaced on the 29th of June. All right, taking our viewers through what you see on your screens right now. These images are from a gym in Faridabad, which I just mentioned a few moments ago. Of Pankaj, a 35-year-old, overweight by any measurement, 170 kilos is what has been said. He died while just starting his workout. 35-year-old Pankaj on your screens. He died during a gym workout. You can see he's working out, the man in the black t-shirt. He collapsed and died during this workout. Moments after he started it, he's passed away. This incident took place at the Shrotana Wellness Gym in Sector 9 in Faridabad within 2 minutes of beginning his exercise routine. His friend and gym staff tried to revive him by sprinkling water, but to no avail. On the right side of your screen, pictures like I mentioned are from Firozpur in Punjab, where a batter suffered a heart attack after hitting a six during a cricket match. Victim, identified as Harjeet Singh, died instantly. It begins with the batter preparing to face a delivery, goes on to whack it for a six. However, after completing his shot, he walks to the middle of the pitch, where he goes down and dies. To tell our viewers, doctors have emphasized that do not panic on seeing these videos. It's not because of the vaccine. It is just that we have more CCTV cameras now, really in every nook and corner of wherever we are. And these videos are getting constantly made because we have our mobile phones, and that there is no link really to the vaccine.